बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी कोशिश ये होती है कि व्लॉग जो है वो कम से कम बने, लेकिन आज के दिन ख़बरें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कुछ आपको बताने के लिए है। मैं जल्दी जल्दी इस सारी चीज़ को कवर करता हूँ। कल सबसे पहले एक ऐसी ख़बर शाम के टाइम मीडिया पे आ गई कि जिसका इंतज़ार हर उस शख्स को था, आई रिपीट कल की तरह, कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। और वो ख़बर थी बुनियादी तौर पे एक खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। कल एक स्पेशल कोर यानी स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का यहाँ फिर मतलब ये लिया जाएगा कि वो जो रूटीन की कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं, जिनका एक एलामिया भी बाद में जारी हो जाता है, ये वो नहीं थी, बल्कि 9 मई के जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे, ये जो मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, इनकी मिलिटेंसी के हवाले से ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। अब उसका एलामिया जो है वो जारी हो गया। इसकी सदारत ज़ाहिर है कि हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने की, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इसमें तमाम कोर कमांडर्स मौजूद थे और इसका जो एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक ये फ़ैसला कर लिया गया कि वो तमाम लोग जो 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे और जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा मुल्क के अंदर खाना जंगी की कैफियत पैदा की, जिन्होंने अवाम और फ़ौज को लड़ाने का एक ड्रामा किया और उस ड्रामे से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी की मज़मूम और नापाक कोशिश की, जिन्होंने ख़ुद को गद्दार वतन साबित किया, अब उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक्शन का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। अदालतों की जो सूरत हाल है वो पूरी कौम के सामने है और पूरी कौम ये जानती है बिला तफरीक के अदालतों का किरदार अब इस सारे सिनेरियो में क्या है। तो अब ये फ़ैसला कर लिया गया है बाकायदा तौर पे फ़ौज की जानिब से कि ये जो 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में जिन दहशतगर्दों को पकड़ा गया है और जिन दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा है, वो सारे के सारे इंसाफ़ी दहशतगर्द जो हैं, उनके जो केसेस हैं वो सीक्रेट एक्ट के तहत और आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों के अंदर चलाए जाएंगे। अब ये बड़ा खौफनाक है इन सारी कौमें यूथ के लिए कि जिन्होंने 9 मई को ना सिर्फ ये कि अपनी बदमाशी दिखाई थी, बल्कि अपने आप को ऐसा साबित करने की कोशिश की थी कि जैसे ये बिल्कुल एक खुद को इनकलाबी, खैर इनकलाब तो और चीज़ है, अब इनकलाब के बारे में वो तो बहस ही दूसरी तरफ हो जाएगी। इनकलाबी तो नहीं है लेकिन ये फसादी हैं और हो ये रहा था। उससे पहले भी आपने देखा कि इनकी जो इतनी लंबी ज़ुबानें थी और ये माँ, बहन, बेटी, बीवी की इज्जत का ख्याल नहीं करते थे और ऐसे ऐसे लग़्व और ऐसे ऐसे बेहुदा अल्फाज इनके लीडर से लेके इनके वर्कर तक इनके मुंह से अदा होते थे। सोशल मीडिया इनका टूल था और अब भी है कि जिसमें इनको कोई पूछ परतीत जो है वो नहीं थी। अदालतों में जब इनको ले जाया जाता था तो ये बस पेश होते थे और मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो इन्हें ज़मानत पे रिहा कर देती थी। ये दंदनाते फिरते थे और इनकी दंदनाहट के नतीजे में जो एक मैक्सिमम चीज़ हुई वो हमने उसका तमाशा 9 मई के वाक़यात की सूरत में देखा। लेकिन अब ये होगा कि अब फ़ौजी अदालतें होंगी। फ़ौजी अदालतें क्या हैं? फ़ौजी अदालतों में कोई भी ट्रक नहीं चलेगा। वो ट्रक आपको याद है, मैंने इस पर एक व्लॉग भी किया था। वो जो एक ट्रक है, जिस ट्रक की बुनियाद पे एक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से एक केस है जिसको दबा रखा है मिस्टर जस्टिस बंदयाल ने, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने के बावजूद टेकअप नहीं किया जा रहा। तो वो जो ट्रक है जिसका मतलब 1 अरब रुपया है, वो कहानी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं है। दूसरी बात ये कि वहाँ तारीख पे तारीख नहीं दी जाएगी। वहाँ ऐसे नहीं होगा कि अब ये आ रहा है, ये बहस कर रहा है, ऐसे हो रहा है, फलाना फलाना फलाना। वहाँ पे आएंगे, उनका जुर्म पढ़ के सुनाया जाएगा, उन पर फर्द जुर्म लगेगी और उनको सज़ा हो जाएगी और उसमें बिल्कुल 100% जो है वो शफाफियत से काम लिया जाता रहा है और लिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब ये तमाम इंसाफ़ी जो हैं, अब इनकी तो दौड़ें लगी हुई हैं और आप लोग देख रहे हैं। हर चैनल अब आपको बता रहा है, हर इंटरनेशनल चैनल आपको बता रहा है। वो जो चंद दिनों की खुशी अपने आका मुल्क भारत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी, वो चंद दिनों की खुशी अपने मालिक मुल्क इसराइल को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी, जिसमें भारत और इसराइली मीडिया के ऊपर
पाकिस्तान की जग हंसाई की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बस अब गया कि कब गया, और इसकी आवाम जो है वो इसकी फ़ौज के ऊपर चढ़ दौड़ी है। उन्होंने GHQ की दीवारों और अपनी हदों को फलांग लिया है, और अब यह है कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता नहीं बचेगा। बल्कि भारत के चैनल तो यहाँ तक रिपोर्ट कर रहे थे कि हमने, यानी भारत ने, अपनी फ़ौजें और अपनी फ़ौजों के जो स्पेशल ट्रूप्स हैं, जो खसूसी दस्ते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जो उनकी सरहद है उस पर इसलिए लगा दिए हैं कि अब पाकिस्तान में उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है उसके नतीजे में उनके अल्फाज ये हैं कि कुछ घुस बैठिए भारत में दाखिल ना हो जाए और वहाँ दहशतगर्दी ना मचाएं। तो ये सेहरा जो है, ये स्याह सेहरा जो है वो इमरान खान के सर जाता है और इमरान खान के हवारियों के सर जाता है और उन तमाम इंसाफी लीडर्स और वर्कर्स के सर जाता है जिन्होंने अपना मुंह तो काला किया ही है, लेकिन पाकिस्तान को पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे अब उनकी बैक पे जो दो मुल्क हैं भारत और इसराइल, उनमें बदनाम कर दिया है। अब इसका अजाला होना है। मैंने पहले भी आपसे ये गुजारिश की थी कि अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान था पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, आर्मी चीफ के लिए, कि जब तो बात देखें, जब तो बात उनकी अपनी ज़ात तक थी तो वो बड़े खामोशी और सब्र से सुनते रहे। इन्होंने आर्मी चीफ को गालियां दी, इमरान खान के मुंह से हाजिर सर्विस फौजियों के लिए डर्टी, हैरी, बेगैरत और हरामजादा के लफ्ज आपने सुने हाजिर सर्विस फौजियों की, लेकिन फौज ने कमाल दानिशमंदी, तदब्बर और सब्र का मुजाहरा किया और अपने ऊपर होने वाले ज़ाती जो हमले हैं इनके जवाब में कुछ नहीं किया। लेकिन जब बात मुल्क की आई तो उस वक्त, अब चूंकि फौज की सबसे बड़ी, जिसको ये लोग ये समझ रहे थे, ये समझ बैठे, ये दहशतगर्द, ये मिलिटेंट, ये PTI के मिलिटेंट ये समझ बैठे थे कि अब फौज को तो इन्होंने जेर कर लिया है, इन्होंने कोर कमांडर का घर जला दिया है और इन्होंने कर्नल शेर खान शहीद की मुजस्मे की गर्दन उतार दी है, इन्होंने जहाज़ों को जला दिया है, इन्होंने कैंटोनमेंट्स की दीवारें फलांग ली हैं, इन्होंने शुहदा की तस्वीरों को जूते मार लिए हैं, इन्होंने आर्मी के काफिले के नौजवानों पे डंडे और पत्थर बरसाए हैं, उन्हें गालियां दी हैं, तो शायद इन्होंने फौज को जेर कर लिया। लेकिन ये इनकी भूल थी। फौज ने ये हलफ उठा रखा है कि वो अपने ही लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएगा और फौज ने अपने उस हलफ की पासदारी की। इमरान खान की तमाम तर लग़व और बेगैरती वाली गुफ्तगू के बावजूद फौज ने सब्र से काम लिया। लेकिन जब बात इस हद तक पहुंच गई कि मुल्क की सलामती को खतरा लाहिक होने लगा तो हमेशा की तरह अपनी रवायात को कायम करते हुए अब पाक फौज जो है वो मैदान अमल में उतर आई है। और अब इस चीज़ से, ये जो मिलिट्री कोड्स और सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत अब जो इन तमाम बलवाइयों, इन दहशत गर्दों का कला कमा शुरू कर दिया गया है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं और ना ये रुकेगा। आज जो है, अभी इस वक्त तकरीबन 5 बज चुके हैं और अब आर्मी चीफ जो है वो तशरीफ़ लाए हैं वज़ीर आज़म हाउस में। शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद अब आज कौमी सलामती कमेटी, जिसके अंदर तमाम सर्विसेज चीफ शामिल हैं, जिसके अंदर चारों वज़राए आला शामिल हैं, जिसके अंदर वज़ीर आज़म शामिल है, काबीना के लोग शामिल हैं, आज उसमें इन तमाम चीज़ों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और इसकी, ये जो फैसला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुआ है, इसकी बाकायदा तौर पे कानूनी मंजूरी ले ली जाएगी। और ज़ाहिर है कि वफाकी काबीना और CEC जो है, जो कौमी सलामती कमेटी है, माफ़ कीजिएगा, वो इसकी मंजूरी दे देगी। अब इसके अंदर जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि वो जो फैसला मिलिट्री कोर्ट की तरफ से आएगा उसकी बहुत सी नौयतें, उसमें सज़ा भी है, उसमें कैद भी है, कैद बामुशक्कत भी है, उसमें जुर्माने भी हैं, उसमें उम्र कैद भी है और उसमें सज़ाए मौत भी है। आज ये फैसला हो जाएगा कि ये जो अब फैसले कर दिए जाएंगे इन लोगों के हवाले से, तो इस पे किसी भी किस्म की अपील नहीं हो सकेगी। इसका मतलब ये कि जैसे ही जज, मिलिट्री कोर्ट का जज जो है वो फैसला सुनाएगा तो साथ ही उस सज़ा के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। और जो बड़ी सज़ाएं हैं, आपको याद होगा कि PTI से पहले जो TTP, 2 ही दहशतगर्द जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तीन ऐसी दहशतगर्द जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है। एक तो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दूसरी MQM है और तीसरी और इंशाल्लाह आखिरी जो है वो PTI है। तो आपको याद होगा कि जब TTP वगैरह के किसी भी दहशतगर्द को पकड़ के उसकी फांसी की सज़ा पे अमल दरामद किया जाना होता था तो उसकी तौसीक आर्मी चीफ कर देते थे। तो इंशाल्लाह यही प्रैक्टिस होगी और इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक
पहुंचा दिया जाएगा। अब आप देखें कि इमरान खान ने जिस फसाद की बुनियाद पाकिस्तान में रखी थी और जो एक पूरी कौम यूथ तैयार कर देगी, मैं दोबारा उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। अब अगर इस मौके पे यहाँ इनका कला कमा ना किया जाता तो फिर ये आग पूरे मुल्क में फैल जानी थी। मेरे फजलुर रहमान साहब के साथ हज़ार किस्म के इख्तलाफात हैं और मैं फजलुर रहमान साहब की सियासत, फजलुर रहमान साहब को हरगिज़ ना सपोर्ट करता हूँ और ना ही मेरा उनकी जमात से किसी किस्म का ताल्लुक है। और ये सच है कि बतौर सहाफ़ी मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर इंसान आपका किसी भी देखिए, एक सहाफ़ी का ताल्लुक तो बहरहाल पाकिस्तानी शहरी होने के नाते किसी न किसी जमात से उसकी हमदर्दी हो सकती है, लेकिन सहाफ़त की नहीं हो सकती। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम हक बात को आप तक पहुँचाएँ और हर उस बात को आप तक पहुँचाएँ कि जो सच है, जो हक के ऊपर मबनी है। लेकिन इसके बावजूद अब आप देखें कि हज़ारों की तादाद में जो पीडीएम ने कल मौलाना फजलुर रहमान की जमात की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एहतजाज किया, उसमें एक गमला नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं टूटा, और ये एहतजाज की एक सबसे खूबसूरत शक्ल थी। और दूसरी जानिब इनके लीडर को उस करप्शन पे जो उसने कर रखी है, जब गिरफ्तार किया गया तो इन लोगों ने पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। तो अब इंशाअल्लाह ये भुगतेंगे, क्योंकि अब मामला मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर है। रेफरेंस की तैयारी की जा रही है मिस्टर जस्टिस बंदयाल के खिलाफ, और ये जो रेफरेंस है अब इसकी भी दो सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये होगी कि कौमी असम्बली की जानिब से मिस्टर जस्टिस बंदयाल के खिलाफ जो रेफरेंस है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा। अब चूंकि उसके सरबराह तो खुद मिस्टर जस्टिस बंदयाल ही हैं, तो वो अपने ही खिलाफ हेयरिंग करके तो फिर उस पर क्या फैसला देंगे, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि वो किसी भी दूसरे शख्स को ये हक तफवीज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये, आपको याद होगा कि जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी को बहाल किया गया था और उनके साथ कुछ साथी जजेस को बहाल किया गया था, तो वो गवर्नमेंट ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए किया था। उसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के वक्त मिस्टर जस्टिस बंदयाल हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे और ये भी दोबारा बहाल हो गए थे। तो इस्लामाबाद के राहदारियों के अंदर एक गूंज ये भी है कि गवर्नमेंट अपना उस वक्त का वो एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस ले लेगी, और जब वापस ले लेगी तो जाहिर है उसी ऑर्डर को मानते हुए मिस्टर जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेंगे। इसलिए में क्या होगा, अब ये कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती। जो तीन ऑप्शंस हैं वो मैंने आप व्यूअर्स के सामने रख दिए हैं। दूसरी जानिब अब आप देखें कि एक बाबे ने आके यूं करके कहा कि ओए आसिम मुनीर, पहचानो मेरा चेहरा और ये चौकी मैंने जलाई है। और उसके बाद जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया तो उसके बाद वो माफिया मांग रहा था। सियालकोट के अंदर इसी तरीके से एक सियासी रहनुमा ने डीपीओ सियालकोट को 5-6 दफ़ा एक निजी महफिल के अंदर हरामजादा कह के पुकारा और उसको धमकी दी कि हम सियालकोटी और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और थोड़ी देर के बाद जब उसको भी जूते पड़ गए तो उसका सॉफ्टवेयर जो है जो अपडेट हो गया। लंदन के अंदर आपने देखा। अच्छा, अब ये सबसे वर्स्ट एग्जांपल है और ये कनेक्ट करती है डायरेक्टली इनकी पार्टी के लीडर के ऊपर। जो गंदी, जो घटिया और थर्ड क्लास जबान इमरान खान ने शुरू से अपना रखी है और जो गालम गलूच का, तू तड़ा का, ओए का कल्चर इसने लाया है, और इसके साथ इसके लिफाफी सहाफ़ियों ने जिस तरीके से मरासियों को अपने शोज़ के अंदर बिठा के इस नई कौम यूथ के अखलाकियात का जिस तरीके से जनाजा निकाला है, जब साला, बहनोई और हिजड़े और खुसरे और इस तरह की चीज़ें आपको स्टेज से उठा के अब आपके घरों में चैनल्स के ऊपर शुगर कोटेड पॉइजन के तौर पे इनके लिफाफी सहाफ़ियों की तरफ से दी जाती रही हैं और लीडर की जानिब से गालियां निकाली जाती रही हैं, तो फिर उसका अंजाम यही होना था जो लंदन में हुआ। लंदन में इंसाफियों की एक खातून ने, एक लड़की ने नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह के सामने खड़े होके एक ऐसी घटिया और थर्ड क्लास बकवास की। मेरे बहुत से दोस्तों ने अपने प्रोग्राम्स में इसका जिक्र किया लेकिन वो अल्फाज नहीं बताए, लेकिन मैं आपको वो अल्फाज बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि ओए नवाज शरीफ, तो बिल्कुल उसी तरीके से जहन्नुम में जाके जलेगा जिस तरह तेरी माँ मरने के बाद सीधी जहन्नुम में गई और वहां पे सड़ रही है। एक खातून, एक मुसलमान औरत जिसका अमली तौर पे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था और जो दुनिया से जा चुकी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके बारे में इंसान किसी की जन्नत दोजक का फैसला करने वाला नहीं।
हमारे इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ हों, नवाज शरीफ साहब से लाख इख्तलाफ हों, जरदारी साहब से लाख इख्तलाफ हों, मौलाना साहब से लाख इख्तलाफ हों, दीगर लोगों से लाख इख्तलाफ हों, लेकिन अगर किसी को जन्नत अता होनी है तो वो फजल, अल्लाह के फजल से अता होनी है। वो अल्लाह के राज है और अल्लाह के राजों में से एक राज है। मुसलमान चाहे वो किसी भी लेवल का मुसलमान हो, लेकिन उसके दिल के कोने में कहीं ना कहीं ईमान की रमक ज़रूर मौजूद होती है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ही होती है, वो जन्नत ही होती है। हर मुसलमान जन्नतुल फिरदौस ही चाहता है। जब उसके माँ बाप, उसके प्यारे, उसके घर वाले दुनिया से चले जाते हैं तो वो हमेशा नमाज के बाद उनके लिए जन्नत ही की दुआ करता है। आज के दौर की एक थर्ड क्लास औरत, एक थर्ड क्लास तरबियत वाली, अपने लीडर और अपने घर की तरबियत करने वाली एक आवारा लड़की, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी खातून के बारे में जो दुनिया से जा चुकी है ये बकवास करे कि वो दोजख में जल रही होगी, डायरेक्ट दोजख में गई होगी। अब उसके बाद गोया उसने भी कहा कि मुझे एहसास हो गया और मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे। ये कोई तरीका नहीं है। आप फिर नई नस्ल को ये बता रहे हैं कि आप लोगों की मरी हुई माओ के बारे में बकवास करें और उसके अगले ही दिन आप एक वीडियो पैगाम जारी कर दें कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? बल्कि लेके जा चुके हैं। आपको याद है ये जो यूथिये थे, ये जो थर्ड क्लास बेगैरत थे, जिसमें ये शहबाज गिल वगैरह शामिल थे, ये शहबाज गिल वगैरह उस वक्त खुद को कहते थे कि मैं तो जटों का पुत्र हूँ और हम टक्कर के लोग हैं। टक्कर के लोगों का हाल ये है कि आज टक्कर के ये लोग टकरें मारते फिर रहे हैं। आज इनकी घिग्गी बंद गई है। आज जब ये एक तरफ एक बकवास करते हैं, थोड़ी देर के बाद जब इनको जूते पड़ते हैं तो ये स्क्रीन पे आके बयान दे देते हैं कि हमें तो तहरीक इंसाफ ने बहकाया था और पाक फौज जिंदाबाद, और ये तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हमें इस तरफ लगाया था। शर्म आनी चाहिए। क्या इज्जत रहेगी इमरान खान की और इमरान खान के इन हवारियों की। और वो यूथिये जो अब भी मुख्तलिफ वीलॉग्स पे, मुख्तलिफ वीडियोस पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे गालियां दिए जा रहे हैं, उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो सामने आए। अब वो टक्कर के लोग बने, मर्द के बच्चे बने। आलिया हमजा की आज एक वीडियो एहसन इकबाल साहब ने शेयर की जिसमें वो ये कह रही है कि ये है वो कंटोनमेंट कि आज तक हम इसकी दीवारें नहीं फलांग सके और ये हमें अंदर झंडे लेके नहीं जाने देते। अब हम इसकी दीवारें फलांगेंगे और हम इसके अंदर झंडे लगाएंगे। तो ये सारे अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरते फिर रहे होंगे। मैं तरीके इंसाफ के लीडर्स की बात कर रहा हूँ। ये आपको कहते हुए नजर आएंगे कि नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया, मैंने नहीं किया, इसने किया। और वो जो खुद को पिंडी बॉय कहता है, जिसे पिंडी का शैतान कहा जाता है, वो भी अब गायब है। पिंडी का वो शैतान जो यहाँ पे जिसने अपनी सियासत चमकाने के लिए खुद को मुजाहिद ख़त्म नबूवत भी लिखे रखा, वो शीदा टली अब गायब है। और वो शीदा टली जो है वो भी अब नरगे में इस तरीके से आएगा कि उन्होंने इन सब चीज़ों की हिमायत की। और आज जो आखिरी ताबूत में जो आखिरी कील थी वो आपने देख लिया कि यही फवाद चौधरी, जिसकी बड़ी लंबी जुबान हुआ करती थी, यही फवाद चौधरी जो लोगों को लताड़ दिया करता था, आज इस फवाद चौधरी को दोबारा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जमानत दी। फवाद चौधरी साहब अपनी गाड़ी में जैसे ही बाहर तशरीफ ला रहे थे तो आगे दोबारा पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी हुई थी। फवाद चौधरी साहब टक्कर के आदमी ने, चौधरी ने गाड़ी से बाहर निकल के दौड़ लगा दी। पुलिस वाले आगे आगे और चौधरी साहब आगे आगे और पुलिस वाले जो है वो पीछे पीछे थे। और आज चश्मे फलक ने ये नज़ारा देखा कि ये जो बहादुर लीडरशिप इमरान खान ने अपने समेत पैदा की, उनका अंजाम क्या होता जा रहा है। ये खुद को इन्होंने आप देखते हैं कि अमूमन ये जो यूथिये हैं ये इमरान खान के साथ मुर्शिद का लफ्ज़ लिखते हैं। और मैं अब किसी फतवे का शिकार नहीं होना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि ये इन्होंने इमरान खान को किस किस हस्ती से मिला डाला, किस किस रुतबे पे ले जाने की कोशिश की। और ये कहते थे कि जैसे तैयब अर्दगान के लिए पूरी तुर्क कौम जो है वो टैंकों के नीचे लेट गई थी, ऐसे ही जब हम भी कैंटों पे हमला करेंगे, कैंटोनमेंट्स पे हमला करेंगे, तो हमारे लिए भी लोग जो है वो टैंक्स के नीचे लेट जाएंगे। वो तो भाग गए भाई, उन्होंने तो आगे लगाई, उसके बाद उनको जूते पड़े और उसके बाद वो तो भाग गए। वो तो अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें तहरीक इंसाफ ने बहकाया था। ये तो आपके वर्कर्स का हाल है। वो तो मर्द के बच्चे नहीं निकले, वो तो टक्कर के लोग नहीं निकले, वो तो किराए के लोग थे। इसलिए किराए के लोग थे। कहाँ रजब तैयब अर्दगान जिसने अपनी कौम को एक शऊर दे के अपनी कौम के लिए वो फरिश्ता साबित हुआ, और कहाँ ये बाल्टी के नीचे छुपने वाला
इस बाल्टी के नीचे छुपने वाला जब लीडर इस तरह का हो, जो अदालतों के अंदर तो लंगड़ाता हुआ आए, लेकिन जब अदालतों की तरफ से उसे ये पता चले कि मुझे रिलीफ मिल गया है, तो वो सीना तान के बदमाशों की तरह चलता हुआ जाए। और जैसे ही वो अपने घर में पहुंचे, उसकी बहनें उसे मिलने आए, तो वो सिर्फ इस बात पे कि उसकी बीवी के वारंट निकाल दिए थे, वो हाजिर सर्विस जर्नैलों को हरामजादा कहे। और उसकी सिधाई हुई और उसकी सिखाई हुई ये यूथ ने लंदन में खड़े होकर दुनिया से चले जाने ये बुजुर्ग औरतों की जन्नत और दोजक का फैसला करने लगे, तो फिर अंजाम वही होता है जो अब इंशाल्लाह अंजाम होने जा रहा है। ये अंजाम मिलिट्री कोर्ट्स में होने जा रहा है। और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से इस दहशतगर्द जमात को, इस मिलिटेंट जमात को इसकी औकात में लाया जाएगा। लेकिन मेरी फिर दोबारा यही अपील है कि पत्ते और शाखें काटने के बजाय जड़ को काटेंगे तो बीमारी ज़्यादा ये दरख्त जो है ये माहौल की ख़राबी में अपना मज़ीद किरदार अदा नहीं करेगा। आने वाले वक्त, आने वाला ये हफ्ता और अब दिन ब दिन होने वाली डेवलपमेंट्स जो है वो बड़ी अहम है। हम आपको इनसे आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी।